मैं सऊदी में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 2 लाख रुपए दे जाता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी पत्नी फ़ोन करके मुझे बताती थी तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को 50 लाख दिए तो मेरी पत्नी ने एक नया मकान खरीद लिया। पत्नी ने वीडियो कॉल पर वो मकान मुझे दिखाया तो मैं उसी वक्त इंडिया आ गया। मगर मेरा कलेजा फट गया जब वो आदमी, मेरा नाम शिव है, मेरे पापा मिस्त्री थे, एक बार किसी का घर बनाने के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरे तो उनकी टांग टूट गई। कुछ समय तक बिल्कुल काम बंद हो गया था और जो जमा पूंजी थी वो इलाज पर लगने लगी, जिसकी वजह से घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही पापा का हाथ बटाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा ठीक हुए तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी, इसलिए घर के हालात भी संभल नहीं पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आई। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी सहेली की बेटी नीलम से की थी। मेरी बीबी बहुत समझदार और तहजीब वाली लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात में बेहतरी ला सकूं। शादी के बाद कुछ समय हंसते मुस्कुराते गुजरा और इस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई और फिर एक बेटा पैदा हुआ था। इन तीनों के आने के बाद घर में सब बिजी रहने लगे थे और उनकी छोटी छोटी शरारतों का लुत्फ उठाते होते थे। मगर फिर हालात ने करवट ली। मेरे पापा को किसी का बड़ा घर तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे कि इस बड़े काम से मेरे पापा को ऐसी जिल्लत मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। पापा उस घर को बनाने में बिजी हो गए और पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे, लेकिन एक रोज़ उनसे ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गई। तकरीबन 3 माह मेहनत से काम करके पापा ने उस घर का ढांचा तैयार कर लिया था और उस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए बिल्डिंग की तरफ भी खुलते थे। पापा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज़ पापा अपने साथ बाकी के मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने पापा से कहा कि वो सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और उनके मजदूर चाहें तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। पापा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वो लालच में आ गए कि दिन खराब करने से बेहतर है कि वो काम करते रहें। पापा ने घर के मालिक से कह दिया कि बाकी घर बंद करके चले जाएं, वो लोग इत्मीनान से अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हाँ में हिला दिया और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए। उस रोज मजदूर भी वक्त पर फ्री होकर चले गए थे और पापा अकेले दीवार पर प्लास्टर करने का काम करते जा रहे थे। वो काम खत्म होने पर पापा ने काम समेटा और घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात वो बहुत इत्मीनान में थे कि जल्द काम खत्म हो जाएगा और उन्हें पैसा मिल जाएगा। मेरे यहाँ कुछ दिनों में चौथे बच्चे की आने की बारी थी। रात देर तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर पापा थक कर सोने चले गए। अगले रोज सुबह सुबह हमारी आंख दरवाजे की खटखटाहट पर खुली थी। हम सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पापा के बारे में पूछा था। उस दौरान पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपना परिचय करवाया तो वो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले ये सुनकर घबरा गए थे। मैंने घबराए हुए लहजे में उनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर पुलिस वालों ने हमें बताया कि पापा जिस घर को बना रहे थे वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि चोर नए बने हुए घर और पुराने पीछे के दरवाजे तोड़कर घर में आया हुआ था और आराम से सामान चोरी करके ले गया है। घर वालों ने सारा शक पापा और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों पर लगाया था। इस घर के मालिक ने पुलिस को बताया कि मिस्त्री और मजदूर सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज़ का जायजा लेते रहते थे, और जब वो लोग इमरजेंसी में घर से गए
तो मिस्त्री मजदूर मौके का फ़ायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। पापा कस्में खा रहे थे कि ये सब सरासर इल्ज़ाम है। उन्होंने इस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था और यह बात मैं पापा के कहने से पहले ही जानता हूँ। मेरे पापा ने मुश्किल हालात में भी कभी चोरी करने का नहीं सोचा था। हम घर में कई बार भूखे रहे थे। अगर तब भी ये जुर्म नहीं किया तो पापा को क्या ज़रूरत थी कि वो अब ऐसा कुछ करेंगे, जबकि अब तो हमारे हालात भी सुधर चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छानबीन करके चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ ना मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और वहां से लेकर गए। वो मंजर मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर था। मुझे ऐसे तकलीफ तो तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ हादसा हुआ था और वो खून में लथपथ अस्पताल पहुंच गए थे। मेरा बूढ़ा बाप, जिसे घर से निकलते वक्त मैं इज्जत से उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता था, आज मेरी नज़रों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीट कर ले जाया गया। हमारे कानून और बड़े लोगों में इज्जत सिर्फ पैसे की है। यहाँ उम्र का लिहाज किसी में भी नहीं है और शायद यही वजह है कि हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाया। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीब के साथ मुजरिम की तरह सलूक किया जाता है। मेरी माँ सीना पीटती रह गई थी और मेरी बेटियाँ सहमी हुई थी। मेरी बीबी अपना भारी वजूद लिए घबराई हुई मेरी माँ को संभालती और कभी अपनी बेटियों को बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने माँ को तसल्ली दी थी। उनको दरवाजा बंद करने का कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुंच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई उस थाने में आम सा सिपाही था। वो लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे मगर मुझे पापा के बारे में पता करके बता सकते थे। उस सिपाही ने मुझे बताया कि पापा की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ थाने लाए गए थे। सब ने एक ही बयान दिया था कि वो जल्द अपना काम पूरा करके वहां से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्हें रिहा कर दिया गया और चोरी का सारा इल्जाम पापा पर आ गया था। पापा को जेल हो गई थी क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक उनका सोना और पैसा वापस नहीं करते तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस घर का पता लिया और वहां पहुंचकर उन साहब के पास चोरी हो जाने की जांच करवाने को कहा। वहां अफसोस करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। मैंने उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा बाप चोर नहीं है। मैं उससे निवेदन करता रहा कि वो पुलिस से कहकर असल चोर ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि मेरा बाप सारी उम्र भी जेल में बैठा रहे तो भी उनका सामान कभी नहीं मिलेगा। मेरी बात पर वो आदमी भड़क उठा और मुझे धक्का देने लगा। वो गुस्से में ना जाने मुझे क्या कुछ बोलता रहा कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूमियत का चोला ओढ़े रखते हो, खुद को शरीफ बनाए रखते हो। असल में तुम लोगों के घर खाली करके अपनी जायदादें बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार बार फरियाद पर उसने सिर्फ अपनी जुबान के तीर ही नहीं चलाए थे बल्कि मेरे मुंह पर तमाचा मारकर मुझे धकेल कर घर से बाहर निकाल दिया था। वो शख्स मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े उसी जैसे कुछ पढ़े लिखे खाते पीते लोग ऐसे भी थे जो मेरे साथ होने वाले रवैये पर दुखी हो रहे थे और उस शख्स को रोक रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो लोगों के रोकने पर उल्टा चीखने लगा कि उसके बच्चों की शादी होने वाली थी और सारा जेवर कुछ दिन पहले घर में लाया गया था और मेरे बाप ने वो सब चुरा लिया है। वो बोल रहा था कि अब मैं अपने बेटी और बेटे के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सोना ना देने पर क्या अमीरों के यहाँ शादी नहीं हो सकती क्या। मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब की हो या अमीर की, सबके लिए अहम होती है, मगर बगैर सबूत के लोग एक बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को लानत दे रहे थे। मैं मायूस सा उठा और घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराकर अपने साथ वालों का दरवाजा बजाकर अपनी बीबी और माँ का पूछा तो वो बोले कि शाम के वक्त मेरी बीबी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से मेरी माँ उसे करीबी क्लिनिक में ले गई थी। मैं भागा भागा पहुँचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी। मैं माँ तक पहुँचा तो वो उम्मीद भरे लहजे में पापा के बारे में पूछने लगी।
मैंने मायूसी से सर झुकाया तो वो गुमसुम हो गई। मैंने माँ को तसल्ली दी और अपनी बीबी का पूछा तो एक नर्स मुझे मुबारक देने लगी, क्योंकि इस बार फिर मेरी बेटी पैदा हुई थी। पापा के बारे में बताते ही मेरी माँ का दिल टूटा और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच न करते और तुम्हारे बाप को ये काम करने से मना कर देते। उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए तसल्ली देता रहा कि पापा बेकसूर हैं और यह बात जल्दी ही साबित हो जाएगी। मेरी बीबी की हालत संभली तो हम उसे लेकर घर आए। मैं पापा के लिए भी भाग दौड़ कर रहा था। उस दिन की जिल्लत को भुलाकर दोबारा उस घर के मालिक के पास गया, क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास भगवान का सहारा था और उसके बाद उस इंसान का आसरा था जो कि पापा को बेकसूर मानकर माफ कर देता। मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसका पैसा और जेवर कहीं छुपा चुके थे। वो हर बार एक ही बात दोहराता रहा कि अगर मैं उसे उसका सामान लौटा दूं तो वो पापा को माफ कर देगा। इस दौरान मेरी पापा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उनसे मिलने गया और मेरा धैर्य उनकी हालत पर जवाब देने लगा था। वो बहुत ही बुरी हालत में जेल के एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटी होने का बताया तो वो खुश होने लगे और बोले कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, उनसे कह देना मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता वो ये बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा वाकई चोर है। मेरा दिल इन बातों पर तड़प उठा था। गरीबी इंसान को कभी कभी इतना बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। पापा को यूं बेगुनाह जेल ना जाना पड़ता। पापा को तसल्ली देकर लौट आया था। 1 साल के बाद अम्मा का सब्र जवाब दे गया और वो पापा के इंतजार में ही दुनिया से चली गई। मैं अभी पापा को अम्मा की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक रोज पापा की मौत की खबर मिल गई। वो दोनों दुनिया वालों की जिल्लत से थक कर भगवान के पास चले गए थे। घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्ज लिया और पैसा जमा करके सऊदी पहुंच गया। मैं मॉल की सफाई का काम करता था, मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वो धोखे से मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान करती थी। मगर एक रोज बीबी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख से उसने हमारे बच्चों के लिए खरीदारी की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने तो उसे 1 रुपया भी नहीं भेजा था। बीबी की खुशी और बेटियों के चहकने पर मैं सच छुपा गया था और कॉल काट कर सोच में पड़ गया। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले माह फिर से मेरी बीबी ने वैसे ही रकम मिल जाने का बताया और कहा कि कोई बंदा उनको पैसे दे गया है और उसने कहा है कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मैं अपनी बीबी को रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरी बेटियां उन पैसों से अपने किसी जरूरत को पूरा करके खुशी से बताती तो मेरी जुबान बंद हो जाती। मगर जब लगातार कई माह तक इसी तरह मेरी बीबी को 2 लाख रुपए मिलने लगे तो मैं ठिठक कर रह गया। ना जाने वो कौन था जो खामखा मेरे घर पर हर माह मेरे नाम पर 2 लाख दे जाता। मेरी बीबी जवान औरत थी और मैं बेटियों का बाप था। मुझे इस बात पर घबराहट हो रही थी कि इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी बीबी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वो आदमी उसे 50 लाख दे गया था और मेरी बीबी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब काम छोड़ छाड़ कर इंडिया आ गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी हद तक बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी बीबी ने हर माह मिलने वाले 2 लाख में से मेरा कर्ज भी उतार दिया था। एक नया मकान भी खरीद लिया। मेरी जिंदगी भी आसान हो गई थी। मगर मुझे बिना वजह पैसा देने वाले का नाम और वजह जानना था। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब वो बंदा पैसा देने आया तो मैंने ही दरवाजा खोला। वो बंदा मुझे देखकर घबरा गया। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया कि वो कौन है और क्यों हर माह मेरे घर पैसा देने आता है। मेरे सवाल पर जब वो सर झुकाकर बोला तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। वो बोला कि वो उस आदमी का बेटा है
जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल में डाला था। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक बहुत तेज लहर उठी थी। मैं उसके बाप की तरह उसे धक्का नहीं दे पाया था, मगर मैंने उसे इतना जरूर कहा था कि मैं उन जैसे निष्ठुर पैसे वाले लोगों के इस दान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वो पैसे वापस ले जाएं। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर क्यों देता हूँ। उसके सवाल ने मुझे अपनी जगह जमा दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमे लहजे में सब बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच के बाहर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो बता रहा था कि जब उसके घर चोरी हुई, उसे सुनकर वो परेशान हो गया था। उसने बताया कि उनके घर होने वाली इस चोरी के पीछे उसकी बहन का ही हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वो अपनी शादी से नाखुश थी। उसने माँ बाप के साथ उस रोज घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को घर खाली होने का बताया था। मेरे बाप के घर से जाते ही उस लड़की का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसा और सोना चुरा कर फरार हो गया था। उन दोनों के बीच तय हुआ था कि वो बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वो लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे गया और वो वापस नहीं आया। उस बहन की शादी हो गई। शादी के 4 माह बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे मांगने लगा और फिर यह बात मेरी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने पहली फुर्सत में तलाक देकर अपनी बीवी को घर भेज दिया। फिर मैं अपने बाप को समझाने लगा कि वो उस गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए, क्योंकि वो बेकसूर है, मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा। मेरे बाप को बेकसूर कहने पर उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता। फिर कुछ दिन बाद मेरे बाप की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मैं जेल गया और आपके पिता को सब सच बता दिया था। पुलिस वालों को भी सारी बात बताना चाहता था ताकि मेरा बाप जेल से निकल आए, मगर आपके बाप ने मुझे अपनी बहन को यूं सब में बदनाम करने से रोक दिया था। वो बोल रहा था कि ये पैसा सिर्फ अपने बाप के गुनाह को कम करने के लिए है। वो लड़का मेरे घर मुझसे माफ़ी मांगने भी आया था, मगर तब मैं सऊदीया चला गया था। वो लड़का मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे ये सब बताकर चला गया और मैं सोच रहा था कि क्या ये पैसा मेरी बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है। शायद नहीं, मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छा बुरा इंसान हर वर्ग में होता है। वो भी एक जालिम बाप का एक नरम दिल और नेक बेटा था, जिसके पास पैसा भी बहुत था और नेक नियति भी थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।